हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। कैसे हो? अच्छे हो? चलिए तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अगले टॉपिक की बात करते हैं। आज डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको अच्छे से समझ लेना। पूरा की पूरा कॉन्सेप्चुअल डीलिंग है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया तो पिछले वाले जो टॉपिक है ना, उनमें अगर आपसे कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस हुआ है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। दैट मीन्स लास्ट टॉपिक आपका कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूजफुल। तो आइए बच्चों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मोशन इन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्या कहानी है इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल की, इस बात को समझ लेते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल डीलिंग है, आपको मज़ा आएगा जब आप इसको समझोगे अच्छे से, ठीक है। और मज़ा ही लेना है हमें पढ़ाई में, फिजिक्स है भी मज़े की चीज़। तो देखो, जैसे बेटा लेट से मैं बोल देता हूँ, ये आपको एक इंक्लाइंड गिवन है एंड हेयर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। आपको ये कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है एंड हेयर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। क्लियर? और इस इंक्लाइन के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये कोई भी एक बॉल रखी है। हेयर इज अ इंक्लाइन, हेयर एंगल इज थीटा। या थीटा को चलो मैं रिप्लेस करके फाई लिख देता हूँ, क्योंकि हम हर जगह थीटा बॉल का लेते जा रहे हैं, तो इसको नया डेटा नहीं बनाते हैं, इसको हम फाई लिख देते हैं। और बॉल कहाँ पर है? अभी अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। यहाँ से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर, इंक्लाइंड से थीटा एंगल पर मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया, एंड देन बॉल विल मूव इन प्रोजेक्टाइल पाथ लाइक दिस, और फाइनली ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। इंक्लाइंड के ऊपर ही हमारी बॉल ड्रॉप हो जाती है। क्लियर? तो इस टाइप की कुछ जर्नी आपको दी हुई है। नाउ यू डिटरमाइन, नाउ यू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि ये जो कंप्लीट जर्नी है इसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना ये अपना मैक्सिमम हाइट पे जाने वाला है, अलोंग द इंक्लाइंड इसका कितना रेंज होने वाला है। ये सारी बातें आपको निकालनी है। पहले क्या क्या निकालना है कि बॉल जब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुई और फाइनली जो बी पॉइंट तक गई है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल हाइट क्या होगी, और इसका रेंज क्या होगा। ये तीन बातें आपको कैलकुलेट करनी है। आ रही बात समझ में? ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने बोला है गिवन डेटा लिखो, अरेंज करो और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को ही हमने लास्ट टू कॉन्सेप्ट में भी फॉलो किया है, टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम में भी हमने फॉलो किया है, सेम यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। पूरा प्रोजेक्टाइल का डीलिंग एक सिंपल से तरीके से है कि जो भी गिवन डेटा है उसको लिखो, एनालाइज करो, और जो भी रिजल्ट्स आप निकालना चाहते हो वो रिजल्ट्स निकालते हुए चले जाओ। सही है बात? तो चलिए टेबल बनाना चालू करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ना देख के ओनली इस इंक्लाइंड लाइन को देखता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को भूल जाओ, अगर इस ओनली इंक्लाइंड को देखो तो ये इंक्लाइंड के अलोंग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। एक तरीके से इस इंक्लाइंड के अलोंग ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस इंक्लाइंड को नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट करूं, तो सारे रिजल्ट्स मेरे लाइन बाय लाइन आते हुए चले जाएंगे। सही बात है? चलिए तो इसी कहानी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलरेशन है जी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एसिलरेशन है जी। क्लियर? ये आपने पढ़ ही रखा है। अगर मैं इस एक्सिस को, ये जो इंक्लाइंड है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस। अलग कलर के मार्कर हम ले लेते हैं। जैसे इसको तो मैंने मान लिया बेटा अपना एक्स एक्सिस, और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, जो ग्रीन लाइन से मैंने बनाया है। सही है? और यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ये जैसे ही इंक्लाइन की लाइन को पुल किया तो ये एंगल फाई है, तो ये भी अपना एंगल फाई होगा।
ये वाला एंगल भी अपना क्या होगा, ये फाई है तो ये भी अपना फाई होगा। ये एक्स एक्सिस लिया है, इसको वाई लिया है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस फाइव। डेट मीन्स जी का इधर एक कंपोनेंट आएगा जी कॉस 90 माइनस फाइव, डेट विल बिकम जी साइन फाइव। ये क्या हो जाएगा अपना बेटा जी साइन फाइव, कि इस वाली लाइन के अलॉन्ग मैंने एक्सीलरेशन लिख लिया, ये आ गया जी साइन फाइव। इन सेम वे अगर मैं इस वाली लाइन पर एक्सीलरेशन लिखता हूँ तो ये आएगा अपना जी कॉस फाइव। क्या कहानी बनाई है मैंने कि आपको बोला है कि ये बॉल है, इसको यू से फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अगर मैं इस सारी चीज़ को रोटेट करके नॉर्मल हॉरिजेंटल बना दूं तो मैंने बोला है ये बॉल है, इसको यू से फेंका है एट एन एंगल थीटा, इसके पीछे एक एक्सीलरेशन है, ठीक है। यहाँ पर यू के अलॉन्ग एक एक्सीलरेशन है जिसको मैंने स्प्लिट कर दिया दो कंपोनेंट में, इधर तो आ गया जी साइन फाइव, नीचे आ गया जी कॉस फाइव। आई बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर इस बॉल का इधर तो आ गया जी साइन फाइव और इधर आ गया आपका जी कॉस फाइव। बॉल की इधर एक वेलोसिटी है यू कॉस थीटा और ऊपर एक वेलोसिटी है यू साइन थीटा। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है, अगर मैं इसे रोटेट करके यहाँ पे लेकर आता हूँ, दिख रहा है। एंड ओवरऑल बॉल इज मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ लाइक दिस फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। अगर मैं इस डायग्राम को उतार के लाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से क्या चेंज हुआ, नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड में ओनली एक्सीलरेशन डाउनवर्ड था, बट इसमें डाउनवर्ड भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सीलरेशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स में भी है एज वेल एज वाई में भी है। तो अगर मैं बेटा यहाँ टेबल बनाता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल तो है यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल है यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा। अगर मैं एक्सीलरेशन का बनाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ए एक्स डेट इज इक्वल टू जी साइन फाइव और ये किधर लग रहा है बैकवर्ड, पीछे की तरफ लग रहा है। और सेम वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन है यहाँ पे जी कॉस फाइव जो कि लग रहा है अपना डाउनवर्ड। यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि पहले ओनली वाई में एक्सीलरेशन था, बट यहाँ वाई में भी है प्लस एक्स में भी है। आ रही बात समझ में। तो इस इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इसको मैंने लिख लिया, इस इंफॉर्मेशन को यूज में लेके आप कोई भी रिजल्ट्स निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट आप निकालना चाहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टोटल टाइम ऑफ जर्नी, कि ये जो जर्नी है इसका जो भी टोटल टाइम हुआ डेट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। सही बात है। तो बेटा यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालते हैं। तो मैंने बोला है आपको कोई भी रिजल्ट निकालना है तो आप जिस पॉइंट से जिस पॉइंट का रिजल्ट निकाल रहे हो पहले उनको चेक करो। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का जो टाइम है उसको हमने बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं। अब इसको रिलेट करने वाली इंफॉर्मेशन देखो, तो अगर मैं इसको रिलेट करने वाली इंफॉर्मेशन देखता हूँ तो पहले बॉल जितनी हाइट पर थी फाइनली उतनी ही हाइट पर गिर गई। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, सही बात है। डेट मीन्स व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि अब वाई हमारा ये वाला ना हो के ये ग्रीन लाइन है और इसके हिसाब से देखा जाए तो बॉल एक्स से एक्स पर ही है। क्लियर। और अगर मैं बेटा यहाँ पुट करता हूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, डेट मीन्स यू विल यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। तो मैंने यूज में ले लिया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे रिजल्ट में डाल देता हूँ, वर्टिकल एक्सीलरेशन जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सीलरेशन है जी कॉस फाइव, टाइम हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी डेट इज इक्वल टू हाफ जी कॉस फाइव टी स्क्वायर। टी से तो स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो टी डेट इज इक्वल टू आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस फाइव।
क्या आएगा ये 2u sin थीटा अपॉन जी cos फाई, ये अपना क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रही बात समझ में? तो ये तो अपना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जस्ट आपको क्या करना है, x और y में ब्रेक कर लेना है, x को अलग लिख लेना है, y को अलग लिख लेना है, आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है बेटा हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। तो देखो ये हमने क्या लिया है x एक्सिस, और इस बार x एक्सिस में भी एक्सीलरेशन है। अगर x में भी एक्सीलरेशन है तो मैं बोल सकता हूँ, यहाँ भी हम यूज में लेने वाले हैं इक्वेशंस, तो मैं बोल सकता हूँ व्हेन टाइम बिकम्स इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट देन हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स रेंज। जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट अपना क्या बन जाएगा, रेंज। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ हेयर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा रेंज, इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पर प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है जी साइन फाई जो किधर लग रहा है पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस के जी साइन फाई टी स्क्वायर। That means range that is equal to होगा u cos थीटा डॉट टी माइनस के हाफ g साइन फाई टी स्क्वायर, ये हमारा रेंज आ जाएगा। ये तो हमारा क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हमारा क्या आ जाएगा रेंज आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये सिंपल सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे लिख सकते हो और रेंज को आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? सिंपल सी बात है, लॉजिक आ रहा है समझ में कि बस हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल डेटा को अलग लिख लेना है, वर्टिकल को अलग लिख लेना है और उसे सॉल्व करते हुए चले जाओ, आपके आंसर्स अपने आप आते हुए चले जाएंगे, आपको कहीं भी नहीं रुकना है। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल रेंज आ गया। जैसे थर्ड, यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। देखो बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाला, अगर इस डायग्राम को मैंने इधर बनाया तो ये वाली, और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर मैं इस तरीके से लिखूं व्हेन y इक्वल टू मैक्सिमम हाइट सो वर्टिकल वेलोसिटी 0, और अगर मैं इस डेटा को यूज में लेता हूँ तो वी वाई स्क्वायर डेट इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a/h/y। क्यों लिखा है ऐसे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, वर्टिकल लिख रहे हैं तो y लगा दिया, हॉरिजेंटल लिख रहा होता तो s, और नॉर्मल लिख रहा होता तो x और y नहीं लगाता। सही है, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो हो गया 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्सीलरेशन g cos फाई और ये है h, तो h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos फाई। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आप लिख सकते हो। बातें आई समझ में नहीं आई? कोई डाउट है यहाँ तक? इस तरीके से आप निकाल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो ये कॉपी कर लो, सिंपल सा तरीका है। वही सेम पैटर्न है जो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, वही सेम पैटर्न है जो हमारा हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल था, बस यहाँ पे केस डिफरेंट हो गया। लर्निंग वाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप इसको समझ पा रहे हो ना तो आप इजीली है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम को तो आप ऐसे ही चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। तो लर्निंग वाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लिख लो, इसे वापस से रीड करो कि ऐसा एक्सीलरेशन डिवाइड हुआ, x में आया, y में आया। इवन मैं तो बोलूँगा कि रिजल्ट्स मेरे साथ कॉपी ना करो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझो, देन रिजल्ट्स अपने आप निकाल के लिखो। अपने आप निकाल के लिखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। खुद की प्रैक्टिस अगर आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि हम
जो चीज़ खुद से कर लेते हैं, जो चीज़ हम खुद से अटेम्प्ट कर लेते हैं, उस चीज़ में हमें ज़्यादा महारत होती है कंपेरेटिवली टू दूसरे का देखना। सिंपल सी बात है, क्रिकेट आप देखते हो तो विराट कोहली खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने देख लिया तो आप भी अच्छा खेलोगे। अगर आपको अच्छा खेलना है तो आपको खुद की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो वही सेम लॉजिक है, अगर आपको फिजिक्स में अच्छा होना है ना, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया, इससे ही सारा काम नहीं होगा, यही आपकी सारी स्टेज पूरी नहीं करेगा। स्टेज आपकी पूरी होगी जब आप खुद की प्रैक्टिस करोगे। लिख लो बच्चों। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? तो इस पर अब हम चेक करते हैं न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। एक तो डायरेक्ट डेटा पे न्यूमेरिकल पूछ लूँगा मैं, इन्फॉर्मेशन दे दी, सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, तो बस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर्स निकालते जाओ, जो रिजल्ट आए हैं उन्हीं पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो पहले इसे आप कॉपी कर लो। चलिए देखो बच्चों, ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई है ना, इसी प्रॉब्लम को मैं आपको दूसरे टाइप से समझा देता हूँ, उसे भी आप समझने का ट्राई करना, उससे भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। क्या बोलता हूँ मैं कि सेम आपको ये बेटा है इंक्लाइंड प्लेन गिवन है और वही इंक्लिनेशन एंगल इज फाई। अभी हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर ये बॉल है, क्लियर, और इस बॉल को अब आपने इधर से फेंका है यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर, तो क्या होगा, बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और ऐसे नीचे गिर जाएगी। और सेम वही सारी बातें आपको निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा और रेंज क्या होगी, ये सारी चीज़ें, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिटरमाइन करना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, हाइट कितना है, रेंज कितना है, ठीक है, ये सारी बातें निकालनी है। बट यहाँ पर मैंने केस को उल्टा कर दिया है, अब बॉल नीचे से ना फेंक के बॉल को ऊपर से फेंका गया है, बॉल को नीचे से ना फेंक के बॉल को कहाँ से फेंका गया है, ऊपर से फेंका गया है। देखो समझ लो कैसे करोगे। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सोचना है। आपने पढ़ा है कि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगाती है, आ रही बात समझ में? ग्रेविटी क्या करेगी, एक्सीलरेशन लगाएगी। मैं एक को तो एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और एक को मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तो अलोंग द इंक्लाइन तो एक्स ले लिया और ये क्या हो गया, वाई। अगर मैं बात करूँ बेटा, अगर मैं इस इंक्लाइन की लाइन को बढ़ाता हूँ तो ये एंगल भी अपना क्या होगा, फाई। तो यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा परपेंडिकुलर को, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस फाई, दैट मीन ये एंगल अपना क्या बन जाएगा, फाई। इस तरीके से इसका इधर एक कंपोनेंट आएगा जी कॉस फाई और इधर एक कंपोनेंट आएगा जी साइन फाई। एक्सीलरेशन को मैंने एक्स और वाई के अलोंग ब्रेक कर लिया। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ तो ये बॉल है, इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका है एट एन एंगल ऑफ थीटा पर। इस पर बेटा नीचे की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है g cos फाई, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इस पे लग रहा है आपका g sin फाई, क्लियर। इसकी अपनी एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है u cos थीटा, इसकी अपनी एक वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, इसकी अपनी एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है u cos थीटा, इसकी अपनी एक वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा। इधर g sin फाई है, इधर g cos फाई है। ये डेटा हमें गिवन है और आपको रिजल्ट्स निकालने हैं, और निकालने का तरीका अब तो वही है
जो हमने पहले फॉलो किया या जो हमने उससे पिछले कॉन्सेप्ट में फॉलो किया, कि जो गिवन डेटा है पहले वो लिख लो। आपको जैसे गिवन है हॉरिजेंटल वेलोसिटी है u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी है सर u sin थीटा। क्लियर? आपको गिवन है हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन है सर g sin फाई एंड वर्टिकल एक्सीलरेशन है सर g cos फाई। क्लियर? जो भी गिवन डेटा था पहले मैंने उसको कॉपी कर लिया कि सर ये इंफॉर्मेशन तो हमको गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो और आपके सारे रिजल्ट्स आते हुए चले जाएंगे। कैसे एनालाइज करना है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन है, वर्टिकल में वर्टिकल एक्सीलरेशन है। क्लियर? और दोनों एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, डेट मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन को निकालना है तो अप्लाई होंगी अपनी काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो हमारा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। ये वाली बात हमें समझ में आती है, सही है बात? तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और सेम वही उसी तरीके से हम पहला निकालते हैं बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो देखो बच्चों, जैसे जब बॉल ए पॉइंट से चल के फाइनली बी पर आ रही है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है, व्हेन टाइम इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सो हेयर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि अब हमने इसको एक्स एक्सिस लिया है, पहले भी एक्स पर था, फाइनली भी एक्स पर। ठीक है? सो हेयर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नाउ तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो हम इक्वेशन यूज में लेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर देखो बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, टाइम हो गया अपना t, एक्सीलरेशन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हो गया माइनस हाफ g cos फाई टी स्क्वायर। ठीक है? और वर्टिकल y की वैल्यू अपनी कितनी है बेटा जीरो, तो अगर मैं इसको जीरो डालूंगा तो ये हो गया u sin थीटा टी माइनस हाफ g cos फाई टी स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू आएगा 2u sin थीटा अपॉन g cos फाई। वही सेम आंसर आएगा जो हमारा पहले का आया था, चाहे मैं बॉल को नीचे से फेंकूं चाहे मैं बॉल को ऊपर से फेंकूं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो होगा अपना 2u sin थीटा अपॉन g cos फाई। आ रही है बात समझ में बच्चों? कि ये सिंपल सी अप्रोच है, बस मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि आपको है ना ये बेसिक को पकड़ लेना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे रिजल्ट, सारे आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2u sin थीटा अपॉन g cos फाई। जैसे मैं अगर सेकंड बात करता हूँ हॉरिजेंटल रेंज, तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा है हॉरिजेंटल रेंज के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो। बट यहाँ पर तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, डेट मीन्स अपना अप्लाई होने वाला है इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? और इन्फॉर्मेशन क्या है कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट देन हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स रेंज। जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो गया तो ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पूरा क्या हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि जो कंप्लीट हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम रेंज बोल रहे होते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट में पूरी जर्नी हो जाएगी। तो इसी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा u sin थीटा, टाइम हो गया t माइनस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है बेटा आपका, तो ये है आपका g cos फाई और ये आ गया टी स्क्वायर। ठीक है? r इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ g cos फाई टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? क्लियर? और अगर मैं बेटा यहाँ से लिखूँगा इसे तो बस इस इंफॉर्मेशन को आपको पुट करना है इसमें। एक देखो, एक बार वापस से समझ लो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आर, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ कि जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है अपना आर,
इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी है u cos थीटा, टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है g sin फाई, किधर लग रहा है सेम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा, स्पीड अप करेगा। डेट मीन ये क्या हो जाएगा आपका g sin फाई मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इतना ये हॉरिजेंटल रेंज कवर करने वाला है, क्योंकि हॉरिजेंटल इन्फॉर्मेशन में हॉरिजेंटल डेटा डालोगे, वर्टिकल नहीं। मैंने मिस्टेकली वर्टिकल लिख दिया था पहले। आपको क्या करना है, रेंज डेट इज इक्वल टू क्या होगा u cos थीटा t प्लस हाफ g sin फाई टी स्क्वायर। और प्लस क्यों आया, बिकॉज हेयर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की दोनों कहाँ हैं अपने सेम डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया बेटा अपना कॉन्सेप्ट फॉर हॉरिजेंटल रेंज, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है ये बात। तो ये तो हो गई अपनी दो चीजें। आ रही बात समझ में, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। सेम अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी जब जीरो होगी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट होगी। बस आपको क्या करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फॉर्मूला यूज रखना है। इन इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे डाल दो, u और a आपके पास लिखा हुआ है, आंसर आपका आ जाएगा। मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझ लेना है। चाहे मैं इंक्लाइन पे बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूँ, चाहे मैं बॉल को ऊपर से नीचे फेंकूँ, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हरी बात समझ में। हालांकि नीट में मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम काफ़ी कम आती है, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बोला जाता है, जेई एडवांस के लिए काफ़ी सूटेबल टॉपिक बोला जाता है। लेकिन तब भी एक बार हमारी प्रॉब्लम 2017 में पूछी गई थी, तो उसी बिहाफ पर अगर मैं बोलूँ तो इसको भी हमें समझ में आना चाहिए कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं, कैसे हम इसके रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं। तो चाहे बॉल को नीचे फेंके ऊपर फेंके, बस एक्सीलरेशन की यहाँ पर ब्रेकिंग हो जाती है, इतना सा एड ऑन है, उस ब्रेकिंग को सेपरेटली लिख लेना है। रिजल्ट्स आपको याद नहीं रहते कोई बात नहीं, आप रिजल्ट्स ड्राइव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट ड्राइव करने में सर 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप विद इन द सेकेंड भी सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें 3 से 4 मिनट भी देना पड़ जाता है। ओवरऑल एवरेज आपका 1 मिनट का ही आ रहा होता है, और 1 मिनट 15 सेकेंड का आ रहा होता है। ठीक है, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस इन अ 1 आवर। पेपर इसी वे में डिजाइन होता है। जो एक्सपर्ट हैं, जो पेपर बना रहे हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यू ओनली थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशंस को हमें अच्छे से करना है, कहीं भी कुछ भी हमें मिस नहीं करना है। आ रही बात समझ में? लिख लो बच्चों। इसके बाद मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उस टाइप के भी न्यूमेरिकल जनरली देखे गए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है। इन्हीं के बीच का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को और चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक और मैं कॉन्सेप्ट की बात कर लेता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। लेट से आपको ये बेटा ग्राउंड दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये कोई भी बॉल है, आपने बॉल को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया, सो ओवरऑल बॉल विल मूव इन अ पैराबोलिक पाथ। आ रही बात समझ में? ये हमने पूरा पढ़ा है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। आपको बोला है कि सर बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ये दीवार है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई भी एक ऑब्स्टेकल है। बॉल यहाँ पैराबोलिक पाथ में जा रही थी, लेकिन ये दीवार बीच में आके टकरा गई। तो टकराने के बाद बॉल कैसे गिर जाएगी बेटा? ऐसे। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं होता तो बॉल की जर्नी कुछ इस टाइप होती,
ऑब्स्टेकल आने से, ये दीवार आने से बॉल की जर्नी कुछ इस टाइप हो गई, ठीक है। तो अगर ये ए पॉइंट है तो फाइनली बॉल कहाँ पे गिरी है, अपनी बी पॉइंट। तो इस वाले केस में आपसे पूछ लेता है ये ए टू बी का जो डिस्टेंस है यही अब अपना रेंज हो गया, तो ये ए टू बी का डिस्टेंस क्या होगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है, बीच में ऑब्स्टेकल आने के बाद ऐसे हो गया, बस इतनी सी प्रॉब्लम है और सिंपल सा इसका आंसर है। पहले आपको प्रॉब्लम को समझ लेना है, आ रही बात समझ में। अब देखो बेटा आंसर की बात करते हैं। अगर ये दीवार नहीं होती तो ये बॉल कुछ ऐसे आगे जाती और यहाँ पे गिर जाती, लेकिन दीवार होने के कारण ये बॉल इधर गिर गई। और हेयर वी आर कंसिडरिंग कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, मतलब कि नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर ये दीवार नहीं होती तो लेट से ये बॉल x डिस्टेंस आगे जाती, दीवार होने के कारण अब ये x डिस्टेंस पीछे आ गई। अगर ये दीवार नहीं होती तो बॉल कितना आगे जाती, x, दीवार होने के कारण ये कितना पीछे आ गई है, x। डेट मीन्स विदाउट बॉल रेंज डेट इज इक्वल टू, अगर मैं इसे r मानता हूँ पूरा, डेट इज इक्वल टू क्या होता है r, और विद बॉल रेंज क्या हो गया बेटा अपना r-2x। कितना पीछे आ गया, x आगे जाता लेकिन इसके कारण ये x पीछे आ गया, तो विद बॉल जो अपना रेंज होगा वो क्या हो जाएगा r-2x। आई बात समझ में, ये कितना होगा r-2x। तो आपसे पूछ लेता है कि ये x क्या है या ये AB क्या है। अब अगर आपको AB भी निकालना है तो AB है r-2x, r तो आप un थीटा से निकाल लोगे। अगर मुझे x और पता लग जाए तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये AB क्या होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछ लेता है। ये भी प्रॉब्लम आ रही है समझ में। पहले तो मैंने आपको केस समझाया, प्रॉब्लम क्या है कि आपको AB निकालना है, ठीक है। लेट से AB को मैं बोल देता हूँ r', तो आपको क्या निकालना है r'। r' किसके इक्वल है, r-2x के। तो मुझे अगर सर x मिल जाए तो मैं बता दूंगा r-2x क्या होगा, बिकॉज आई नो r इक्वल टू होता है u² sin 2θ/g। सो हेयर वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट r। और उसे कैसे लिखोगे, तो बच्चों मान लो कि ये जो बॉल है ये y हाइट पे कोलाइड की। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, कैसे निकालोगे कि कहाँ पर कोलाइड की, y हाइट पर। और आपने पढ़ा है y इक्वल टू x थीटा इंटू 1 - x/r। अगर मुझे y पता है, r पता है और थीटा पता है तो मेरा x आ जाएगा। x आ गया तो r-2x आ जाएगा, r-2x आ गया तो r' आ जाएगा। प्रॉब्लम आ रही है समझ में कि अगर इस टाइप से भी प्रॉब्लम दे तो यहाँ पर इक्वेशन प्लस फॉर्मूला दोनों को यूज में लेके हम आंसर्स निकालते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि ये ग्राउंड है, यहाँ पर ये कोई भी वॉल है। एक मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बॉल ऐसे जा रही थी, इसके टॉप पर कोलाइड करी और ऐसे ही गिर पड़े, और इसकी जो हाइट है डेट इज 10 मीटर। देन कैलकुलेट AB, कि ये AB क्या होगा, ये आपको निकालना है। बॉल को कितने से प्रोजेक्ट किया, 40 से 45 पर, 10 मीटर पर कोलाइड करके इधर गिर गया, तो AB क्या होगा। देखो बेटा कैसे करोगे कि अगर ये दीवार नहीं होती तो सर ये आगे जाती, मान लो ये x आगे जाती तो अब ये x पीछे गिर गया। अगर मैं बोलता हूँ ये कंप्लीट डिस्टेंस r है तो सर AB डेट इज इक्वल टू होगा r-2x। AB इक्वल टू क्या होगा, r-2x। बस मुझे r मिल जाए, x मिल जाए, मेरे आंसर्स आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं r लिखता हूँ तो ये होगा u² sin 2θ/g
u तो कितना है 40, 40 हो गया 1600, साइन 2 थीटा तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 हो गया 1, g है 10, तो r तो आ गया 160 मीटर। r तो अपना कितना आ गया 160 मीटर। अब ओनली निकालना है x, मुझे y दिया हुआ है और x निकालना है, तो मैंने बोला है आप क्या यूज में ले सकते हो, इक्वेशंस। अगर मैं इक्वेशन यूज में लेता हूँ y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। y तो है बेटा 10, x निकालना है, 10 45 हो गया 1, y तो है आपका 10, x आपको निकालना है और r आ गया आपका 160। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 इक्वल टू एक्स 160 माइनस एक्स अपॉन 160, तो ये आ गया आपका 1600, डेट इज इक्वल टू 160 एक्स माइनस एक्स। डेट में यहाँ से आप x निकाल सकते हो। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x, r आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि अगर इस टाइप से भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनको भी हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। और ये कंप्लीट डिस्कशन हमारा एंड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर को। तो बच्चों इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अगर कहीं कोई भी स्टिल क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बेटा अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।